सोच मत अब, सोच से हम ले लेंगे शोभ, ठीक है। च से हम ले लेंगे समताप मंडल, और म से ले लेंगे मध्य मंडल, और त से ले लेंगे ताप मंडल, और फिर आ जाएगा अब का ये ताप मंडल का ही भाग है। ए का ले लेंगे आयन मंडल और बी का ले लेंगे बहिर्मंडल। अभी हम पढ़ते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। और शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई जरूर पूछी जाएगी, तो वो है 13 किलोमीटर। और यहाँ द्रव्यमान कितना है और जल वाष्प कितना है, तो ये भाग हमको याद रखना है कि शोभ मंडल के अंदर द्रव्यमान का भाग कितना होता है 75%, और जल वाष्प का भाग कितना होता है 99%। और यहाँ एरोसोल अक्सर किस सीमा के अंदर, ये क्वेश्चन आएगा कि अक्सर किस सीमा के अंदर एरोसोल देखने को मिलता है, यानी धूल कण वगैरह जो है किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो वो चीज है शोभ मंडल के अंदर, ठीक है। और मौसमी परिवर्तनों का मंडल कहते हैं इसको। और इस परत में ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता जाता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने पर घटेगा, 165 मीटर पर तापमान घटेगा, यानी 1 किलोमीटर जाएंगे तो वहां पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये तापमान की सामान्य दर कहलाती है। और यहाँ एक चीज याद रखना कि विषुवत रेखा पर सौर मंडल के अंदर तापमान कितना होता है -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों पर कितना होता है -45 डिग्री सेल्सियस। सौर मंडल के ऊपरी भाग में ध्रुवों से अगर हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो वहां ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है। और ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, और अगर तापमान घटेगा तो वायु दाब बढ़ेगा, ठीक है। और समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है 1013.25 मिलीबार होता है, और विषुवत रेखा पर 100 मिलीबार क्या होता है वायु दाब होता है, और ध्रुवों पर कितना होता है 250 MB होता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है कि या हमने पीछे पढ़ लिया भाई कि ध्रुवों से अगर हम विषुवत रेखा की ओर चलेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी, और ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायु दाब बढ़ेगा, क्योंकि तापमान वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और विषुवत रेखा पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। फिर आता है पेप्लोज परत। पेप्लोज परत क्या है, सौरमंडल के अंदर एक परत है। फिर आता है एक मैन स्पाइरल लेयर। ये पॉइंट है ना, ये याद कर लेना, ये पॉइंट सौरमंडल के अंदर संबंधित है, ठीक है। पेप्लोज परत पूछी जा सकती है, कहाँ पाई जाती है, एक मैन स्पाइरल लेयर कहाँ पाई जाती है। और जेट स्ट्रीम जो होती है, जेट स्ट्रीम भूविक्षेपी पवनों का ही उदाहरण है, और जेट स्ट्रीम आपको पता होनी चाहिए सौरमंडल के अंदर पाई जाती है। यहाँ दे रखा है सौरमंडल की ऊंचाई किसी स्थान पर दिन में अधिक और रात में कम होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल में अगर जो सूर्य उत्तरायण होता है तो उधर क्या हो जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। और शोभ सीमा ट्रोपोस्पाउस, ठीक है, 1.5 किलोमीटर मोटी संकरण परत होती है, और तापमान की यहाँ गिरावट होती है, और समताप मंडल को सौर मंडल से अलग करती है ये सीमा। और यहाँ है मौसमी परिवर्तनों की छत, यानी कि सौर सीमा को क्या कहते हैं, मौसमी परिवर्तनों की छत कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। समताप मंडल सौर मंडल के ऊपर से 50 किलोमीटर तक ये परत है, और यहाँ वायु यानों की उड़ानों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। और समताप मंडल के अंदर पाए जाते हैं पियरल क्लाउड, मुक्ता मेघ। और समताप मंडल को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पियरल क्लाउड, यानी मुक्ता मेघों की जननी। और इस समताप मंडल को क्या कहते हैं, ओजोन मंडल, ठीक है। और यह तापमान बढ़ता है, और ओजोन की सघनता कितनी होती है, कितनी कहाँ पे होती है, यानी कि ओजोन की अगर सघनता देखी जाए तो सौर सीमा से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। और ओजोन की सघनता सांद्रता किसमें मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में। और जो ये ओजोन मंडल है समताप मंडल, इसके अंदर तापमान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और वायु दाब कितना होता है 1 मिलीबार होता है, ठीक है। फिर आती है समताप सीमा, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्पाउस, ठीक है। और यहाँ कितनी लंबाई होती है इसकी, ऊंचाई 1 से 1.5 किलोमीटर होती है समताप सीमा की। और समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग कौन सी परत करती है, कौन सी सीमा करती है, समताप सीमा। और यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और वायु दाब 1 मिलीबार होता है, ये चीज याद रखनी।
फिर आता है मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मेसोस्फेयर, जिसकी ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर तक ये मध्य मंडल पाया जाता है और तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और ये याद रखना कि भाई सौर मंडल के अंदर तापमान कितना होता है -80 डिग्री, और ध्रुवों पर -40 डिग्री। समताप मंडल के अंदर तापमान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ मध्य मंडल है जो कि तापमान और ज्यादा कम हो जाता है, तो कितना हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस, और वायुदाब कितना होता है 0.01 MB। ठीक है, और यहाँ नॉक्टिलुसेंट क्लाउड पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं निशादीप्त मेघ, और जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर इस वायुमंडल में पाए जाने वाले बादल होते हैं, जिसको बोलते हैं नॉक्टिलुसेंट क्लाउड। ठीक है, और इस मध्य मंडल को हम क्या बोल सकते हैं, रसायन मंडल, क्योंकि और यहाँ जो है मेसोपाउस है जो कि मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। ठीक है, फिर आता है ताप मंडल। ताप मंडल 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है, और ताप मंडल में तापमान बढ़ता जाता है, कितना हो जाता है 1700 डिग्री सेल्सियस। और ताप मंडल के दो भाग है, कौन कौन से, आयन मंडल और बहिर्मंडल। फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल जो होता है वो 80 किलोमीटर के बाद 640 किलोमीटर तक होता है, और आयन मंडल के अंदर जो वायुमंडल होता है वो तापमंडल का निचला भाग होता है, और इसमें रेडियो संचार के लिए उपयोगी होता है। ये आयन मंडल की 4 उप परतें हैं, कौन कौन सी है, जिसके अंदर डी परत होती है दिन के समय, और ये परत होती है दीर्घ, तो डी याद रखना है, डी परत से संबंधित। ठीक है, और ये रात को लुप्त होती है, और यहाँ न्यून आवृत्ति वाली तरंगे होती है, और 80 से 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर आती है ई परत। ई परत होती है जिसको बोलते हैं कैनली हैवी साइड, और ये दिन के समय होती है, और ये मध्यम लंबाई वाली होती है, तो इक्वल याद रखना, ई से इक्वल, और दो परतें हैं यहाँ पे, ई और E2। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ये आयन मंडल की परतें हैं, उप परतें, जिसको हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के अंदर सवाल आएगा कि एप्लिटन परत किसको बोलते हैं, तो F1 और F2 को एप्लिटन परत बोलते हैं, तो F परत को एप्लिटन परत बोलते हैं। उच्च आवृत्ति वाली या लघु तरंगे होती है। ठीक है, फास्ट से संबंधित F को याद रखना है। फिर आती है जी परत। जी परत एक ऐसी परत होती है जिसका निर्माण दिन और रात हमेशा होता रहता है, और सभी प्रकार की तरंगों का परावर्तन होता है। जी परत, जी ये हमेशा ही होता रहता है, तो यहाँ जी से याद रखना है। ठीक है, फिर आता है अरोरा बोरियलिस, सुमेर ज्योति। अरोरा, यहाँ चीज ये याद रखनी है, अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस, कुमेर ज्योति और सुमेर ज्योति। कुमेर ज्योति तो होती है दक्षिण ध्रुव पर, और सुमेर ज्योति है उत्तरी ध्रुव पर, ये आयन मंडल के अंदर होती है, याद रखना। फिर आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के अंदर, बहिर्मंडल को बोलते हैं आयतन मंडल। सौर पवनों के कारण यहाँ क्या होता है, ध्रुवीय प्रकाश की उत्पत्ति होती है, और इसको चुंबकीय मंडल बोलते हैं, और वॉन एलन विकिरण पेटी भी कहते हैं इसको। और आयन मंडल में इन परतों के अलावा वायुमंडल की कुछ अन्य परतें हैं, यानी कि जो हमने परतें पढ़ी है इनके अलावा कुछ और परतें होती है, जिसको बोलते हैं टर्बोस्फीयर और कीमोस्फीयर। टर्बोस्फीयर बोलते हैं मिश्रम मंडल को, और कीमोस्फीयर बोलते हैं रसायन मंडल को। जो टर्बोस्फीयर है वो 60 किलोमीटर तक होता है, और कीमोस्फीयर जो होता है उसके अंदर समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल होता है। ठीक है, फिर आता है वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण। वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण किसने किया था, निकोलेट ने। यहाँ दो परतें बताई थी, एक बताई थी सममंडल और एक बनाई थी विषम मंडल। सममंडल जिसको बोलते हैं होमोस्फीयर, और विषम मंडल बोलते हैं जिसको हेट्रोस्फीयर। और जो ये होमोस्फीयर होता है वो 90 किलोमीटर तक परत पाई जाती है, और यहाँ गैसों का अनुपात स्थिर रहता है। और सम मंडल के अंदर क्या क्या पाई जाती है, सौर मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। और विषम मंडल के अंदर आयन मंडल और बहिर्मंडल होते हैं। तो ये वायुमंडल का जो है रासायनिक वर्गीकरण किसने किया था, वो किया था निकोलेट ने। तो दोस्तों हमने जो है ये चीज पढ़ ली है, और वायुमंडल की परतों से अक्सर ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि भाई किस परत के अंदर कौन सी विशेषताएं। अक्सर सवाल बहुत ही ज्यादा क्लोज एंड डीप पूछा जाता है, तो अक्सर समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने जो है शॉर्ट तरीके से ये चीज बना रखी है, और ताकि आराम से अच्छे से हम याद करें और उसका रिवाइज करें। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट यूटिलाइज चीजें जो कि मैंने अक्सर मेरे हस्तलिखित नोट से बनाई है। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक्स और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।